हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा होम साइंस का 2009 का 2009 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन क्लास 12 का। इससे पहले मैंने अपने इस चैनल पर 2010 और 2011 का भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाला है होम साइंस क्लास 12 का। तो अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि क्वेश्चन पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, पिछले साल के, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे हमारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम का वो लड़ जाता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं और क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2009 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, साला पूर्व अवस्था किसे कहते हैं। साला पूर्व अवस्था किसे कहते हैं ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के बाद से लेकर उसके स्कूल जाने की पूर्व की अवस्था को साला पूर्व अवस्था कहते हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से लेकर स्कूल जाने से पहले तक का जो अवधि होता है उसको, उस अवस्था को साला पूर्व अवस्था कहते हैं, ठीक है। यह अवस्था 1 से 3 वर्ष के बीच की होती है। अब तो ये 1 से 2.5 वर्ष की हो गई है, क्योंकि 2.5 वर्ष में बच्चा स्कूल जाने लगता है ना। ये थोड़ा दिमाग खा गया, फिर भी मैंने इसे फेंका नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकती हूँ, इसलिए इसे मैं फेंकी नहीं और आप लोग को ये आज काम आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड वाला दिमाग खा गया। थर्ड क्वेश्चन है, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ज्वर उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री F से अधिक हो जाता है। इतना तापमान से अधिक होगा तो उसको हम लोग ज्वर कहते हैं, बुखार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फीवर। ज्वर का मुख्य कारण संक्रामक रोग या कुपोषण होता है, ठीक है। ज्वर का, फीवर का मुख्य मेन रीजन क्या होता है, संक्रामक रोग होता है और कुपोषण हो सकता है। ज्वर जो है, फीवर 3 प्रकार का होता है। पहला अल्पकालीन ज्वर, दूसरा दीर्घकालीन ज्वर और तीसरा होता है अंतरकालीन ज्वर। तो पहला जो अल्पकालीन ज्वर है, यह ज्वर कम समय के लिए लेकिन बहुत तेज होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया, गलसोद, सामान्य सरा आदि, ठीक है। और दीर्घकालीन ज्वर जो है ये लंबे समय तक चलता है। ऐसा ज्वर लंबे समय तक चलता है और तापमान अधिक होता है। दीर्घकालीन ज्वर में तापमान अधिक नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होता है। और तीसरा प्रकार है ज्वर का, फीवर का, अंतरकालीन ज्वर। यह ज्वर अंतराल पर चढ़ता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। मलेरिया या टाइफाइड में अंतराल पर कभी चढ़ता उतरता रहता है ना फीवर, उसी को अंतरकालीन फीवर कहते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, 3 साल के बालक की औसत लंबाई क्या होती है। तो 3 साल के बालक की औसत लंबाई जो है 34 से 36 इंच की होती है, ठीक है। देखो 5वां प्रश्न है, 5th नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है, माँ का दूध, माता का दूध है, ठीक है। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं, 6ठा प्रश्न है। टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, टीकाकरण व्यक्ति को रोग व मृत्यु से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा संक्रामक रोगों के प्रभावों से बचाने के लिए समय से पूर्व ही प्रतिरक्षित करना टीकाकरण कहलाता है। जो इम्यूनाइजेशन का हम लोग को इंजेक्शन लगता है ना, बच्चों को बचपन में लगाया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, तो व्यक्ति को, किसी भी इंसान को रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए और संक्रामक रोगों से बचाने के लिए भी पहले ही टीका लगा दिया जाता है। पूर्व ही प्रतिरक्षित करना टीकाकरण कहलाता है, यानी बचाना, ठीक है। 7th है, क्रियात्मक विकास का महत्व बताएं। तो क्रियात्मक विकास का क्या महत्व, इंपॉर्टेंस, ये बताना है। शिशुओं में मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने की क्षमता का विकास होना क्रियात्मक विकास होता है, ठीक है। यानी कि शिशु का जो मांसपेशी और हड्डी के द्वारा अलग अलग कार्य करने का जो क्षमता होता है, एबिलिटी होता है, उसी का विकास का होना क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास का महत्व बच्चों के लिए विशेष रूप से अधिक है, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रियात्मक विकास, क्योंकि इस विकास से बच्चों में मांसपेशी और हड्डियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। हड्डी और मांसपेशी के कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होती है। क्रियात्मक विकास से शिशुओं में धीरे धीरे समुचित रूप से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। यानी क्रियात्मक विकास जो है, इससे शिशु में धीरे धीरे करके पूरा काम करने के लिए क्षमता बढ़ती है। अब देखो 8वां प्रश्न है, 8th नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय में अंतर स्पष्ट करें तथा दोनों का एक एक साधन बताएं, ठीक है। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में डिफरेंस बताना है और दोनों का एक एक साधन, सोर्स ऑफ इनकम बताना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या है, सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं
तथा वस्तुएं प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए रहने के लिए घर, टेलीफोन, यूनिफॉर्म, ये सब प्रत्यक्ष आय है। और गाँव में कई बार जमींदार भूस्वामी जो होते हैं गरीब किसानों को खेत के लिए अपनी ज़मीन दे देते हैं तथा बदले में उपज का एक निश्चित हिस्सा ले लेते हैं। ये प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है ना। गांव में क्या होता है, जिनके पास ज़मीन नहीं होता है, ज़मींदार लोग क्या करते हैं, भूस्वामी लोग उनको थोड़ा सा ज़मीन दे देते हैं और बदले में जो खेती में से अनाज उगता है वो ले लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। यह आय परिवार के सदस्यों के गुणों द्वारा प्राप्त होती है। परिवार के सदस्यों में जो क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, उसके वजह से अप्रत्यक्ष आय मिलती है। किसी विषय विशेष का ज्ञान अथवा किसी कार्य में निपुणता भी घर में होने वाले खर्चों में कटौती कर देती है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्ति होती है। यानी अगर घर में किसी को कुछ बनाना आता है, सिलाई करना आता है, ठीक है, ये सब काम आता है, तो क्या होता है, खर्चा में कटौती हो जाता है, कम खर्च होता है। तो अगर हम लोग बाहर से वही काम कराएंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा और घर का व्यक्ति कोई कर देता है तो उसके लिए वो पैसा की बचत हो जाता है, धन की, है ना। तो इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल गृहिणी का किचन का ज्ञान, ठीक है, गार्डन का शौक, किचन का ज्ञान रहेगा तो क्या करेगी, नॉलेज ऑफ किचन रहेगा। अगर किसी लेडीज़ को घर का खाना खुद बना लेगी तो होटल से नहीं खरीदना पड़ेगा, तो वो खर्चा बचा। फिर गार्डन का शौक, गार्डन में कुछ सब्जी उगा लेगी तो बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जियों में हुए खर्चों की कटौती तो करता है, साथ ही परिवार को ताज़ी तथा पौष्टिक सब्जियां भी उपलब्ध कराता है। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किशोरावस्था में ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है। किशोरावस्था तीव्र गति से वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। किशोरावस्था में बहुत तेज गति से वृद्धि और विकास होता है। ये अवस्था जो है लगभग 12 से 20 वर्ष का होता है। किशोरावस्था कितने दिन का होता है, 12 कितने साल में होता है। किशोरावस्था 12 साल से लेकर 20 साल तक का अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था के बाद बच्चे युवा अवस्था में आ जाते हैं। 20 साल के बाद जब 20 साल हो गया तो बच्चा क्या होता है, युवा अवस्था में आ जाते हैं, यंग हो जाते हैं। उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति में विकास होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास होने में उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए संतुलित भोजन का सेवन करना जरूरी होता है। ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए यानी एनर्जी बढ़ाने के लिए समुचित रूप से आहार का आयोजन होना चाहिए, यानी हर चीज़ प्रोटीन विटामिन वाला खाना खाना चाहिए। वो संतुलित भोजन करने से किशोर बच्चे में ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, परिणाम स्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। ठीक है, अगर अच्छा भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सही ढंग से होता है। अब देखो 10वां प्रश्न है, 10th नंबर क्वेश्चन, भोजन पकाने, परोसने और खाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन पकाने के वक्त, परोसने के वक्त और खाने के वक्त कौन सा नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए। तो खाद्य स्वच्छता के नियम है, संदूषण केवल घर में नहीं अपितु खेतों में जहाँ पर खाद्य पदार्थ उगते हैं, संग्रहालयों अथवा गोदामों में जहाँ पर खाद्य पदार्थ संग्रह किए जाते हैं, दुकानों, भोजनालयों आदि में भी होता है। ठीक है, ये स्वच्छता का नियम जो है, जो जहाँ पे भोजन का स्टोर किया जाता है, खाद्य पदार्थों का उगता है और जो गोदाम होता है, सब जगह पे इसका होना चाहिए स्वच्छता का ख्याल। दुकान में या फिर भोजनालय में, अतः इन सभी जगहों पर भी खाद्य स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है ना, बहुत महत्व है। केवल घर पे ही नहीं, हर जगह जहाँ खाद्य सामग्री रखी होती है। तो भारत में सभी स्थानों पर स्वच्छता का स्तर बहुत ही शोचनीय है। पहला है, खेतों में उत्पादन के समय स्वच्छता होना चाहिए। संग्रहालय अथवा गोदामों में स्वच्छता, जहाँ अनाज रखे जाते हैं, और बाजार में दुकानों की स्वच्छता होनी चाहिए। घर में खाद्य भंडारों की स्वच्छता होनी चाहिए। घर पे भी हम लोग राशन लाते तो उसको साफ सफाई से रखना चाहिए। रसोई घर की स्वच्छता होनी चाहिए। बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए बर्तन की। भोजन पकाने में स्वच्छता होनी चाहिए, भोजन पकाते समय स्वच्छ रहने चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ठीक है, सब्जी भाजी को धोकर पकाना चाहिए। और भोजन परोसने में भी स्वच्छता होनी चाहिए, परोसते वक्त भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। भोजन खाते समय भी स्वच्छता होना चाहिए, हाथ धोकर हमें खाना खाना चाहिए और खाने के बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए, है ना। अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, कौन से खनिज लवणों का माता के आहार में रहना जरूरी है, आवश्यक है। माता के आहार में खनिज लवणों का रहना बहुत जरूरी है। खनिज लवण शरीर की मांसपेशियों के उचित संगठन और शरीर की क्रियाओं को नियमित रखने के लिए आवश्यक है।
गर्भावस्था में कैल्शियम लौह पदार्थ की आवश्यकता हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जी में मांस, कैल्शियम और फास्फोरस युक्त पदार्थ माता को सेवन करने के लिए देना चाहिए। अगर माँ का शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा तो बच्चे की भी शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होती है। ठीक है, इसलिए माता को आयरन युक्त, कैल्शियम युक्त, फास्फोरस युक्त ऐसे भोजन पदार्थ ग्रहण करना चाहिए जिनमें विटामिन और प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा हो। ठीक है, 12वां प्रश्न है, देखो तरलता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी से आप क्या समझते हैं? गृह विज्ञान में यानी होम साइंस में मानवीय जीवन के आहार के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव का जो जीवन होता है उसके खाना भोजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। बच्चे, युवक तथा बूढ़े सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को स्वस्थ और कार्यशील यानी एक्टिव बनाने के लिए, हेल्दी और एक्टिव बनाने के लिए संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। भोजन में तरल पदार्थों के सेवन के संबंध में तरलता के नियम को अपनाया जाता है। भोजन में तरल पदार्थों के मौजूद रहने के नियम को तरलता का सिद्धांत कहा जाता है। तरलता के सिद्धांत के अंतर्गत पानी, जूस, है ना, ये सब शरबत, इन पदार्थों को शामिल किया जाता है ताकि वह पदार्थ शीघ्र सुपाच्य और शरीर की बनावट के आधार पर तरलता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। 13वां प्रश्न है, 13 नंबर, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्परिणाम लिखिए। जो खाने के सामान है उसमें अगर मिलावट होगा तो उसकी क्या खराबी होगा, क्या दुष्परिणाम होगा वो बताना है। ठीक है, आज के महंगाई के युग में मिलावट करना एक साधारण सी बात बन गई है। व्यापारी वर्ग जो है, बिजनेसमैन अपने थोड़े से लाभ के लिए कितने ही मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक सामाजिक एवं अनैतिक कार्य है। ठीक है, असामाजिक एवं अनैतिक कार्य है, यहाँ पे सामाजिक लिखा है, असामाजिक कर लीजिएगा आप लोग, जिसके कारण कई बार मनुष्यों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट होने के कारण उपभोक्ता को निम्न कुप्रभाव यानी उपभोक्ता जो कंज्यूमर उसको जो नीचे लिखे हुए हैं उससे खराब प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ते हैं। पहला है, खाद्य पदार्थ के क्रय के लिए उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है ना, और क्योंकि शुद्ध खाद्य पदार्थ में उससे मिलते जुलते सस्ते पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट के क्या दुष्परिणाम होते हैं? क्योंकि उपभोक्ता को ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि सस्ता सामान भी उसमें मिला दिया जाता है ना, तो कम कीमत का चीज़ ज़्यादा में बिक रहा है, तो इसलिए खाद्य पदार्थ के क्रय के लिए, खरीदारी के लिए उपभोक्ता कंज्यूमर को अधिक मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि शुद्ध खाद्य पदार्थ में उससे मिलते जुलते सस्ते पदार्थ मिला दिए जाते हैं। दूसरा है, उपभोक्ता जब मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदता है तो मिलावट के कारण उस खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता कम हो जाती है। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाने से उस मिलावटी दूध की मात्रा तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। तीसरा है, कई बार मिलावट किए जाने वाले पदार्थ के संदूषित होने के कारण खाद्य पदार्थ की विषाक्त हो जाता है ना। अगर मिलावट करेंगे किसी भी चीज़ में तो वो क्या होता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, संदूषित हो जाता है और खाद्य पदार्थ विषाक्त, जहरीला हो जाता है। जैसे शराब में विषैली स्पिरिट या वार्निश मिलाने से वह शराब विषाक्त यानी जहरीली हो जाती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। कई बार हम लोगों ने सुना है ना कि शराब पीकर फलाना आदमी मर गया, यही कारण है, शराब में स्पिरिट और वार्निश मिलाकर बेच दिया जाता है। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, लेबल क्या होता है? एक अच्छे लेबल के गुण लिखिए। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों यानी जो पैकेट में मिलते हैं, जो खाने के सामान, औषधियों यानी दवाइयाँ जो होती है, मेडिसिन्स, श्रृंगार सामग्री, जो लेडीज़ के सजने संवरने के जो सामान होते हैं, पर स्पष्ट लेबल होने चाहिए जिसमें उसकी संख्या कितना है, वो तौल, वजन आदि का पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिए। उसमें इसका वजन, वेट और इसका संख्या की कितना है, नंबर्स इसका सब होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। ठीक है, लेबल की परिभाषा है, लिखित, मुद्रित, छिद्रित, पेंसिल की गई, खोद कर लिखी गई अथवा मोहर लगी हुई सामग्री किसी भी डिब्बा या पैकिंग के ऊपर प्रदर्शित करना ही लेबल है। ठीक है, लेबल कैसे होता है? लिखित रूप में होता है, मुद्रित होता है, छिद्रित होता है और स्टेंसिल किया गया होता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ निर्माता सभी उद्योग, जो भी भोज्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग है, प्रत्येक पैकिंग पर लेबल लगाते हैं। इससे उपभोक्ता को उस भोज्य पदार्थ के बारे में स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी जाती है जो उस डिब्बे में, पैकेज में बंद है। ठीक है, देखना कभी भी आप लोग डिब्बा में पैकेट बंद जो सामान खरीदते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दिया होता है कि उसमें क्या क्या सामान है। ठीक है,
अब देखो एक अच्छे लेबल के विभिन्न गुण होते हैं जो निम्नलिखित है। एक अच्छे लेबल का क्या क्या गुण होता है, देखो लेबल स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा देखने में समझ जाए उपभोक्ता। दूसरा है लेबल भोज्य पदार्थों और औषधियों तथा श्रृंगार सामग्री के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा है लेबल ऐसा होना चाहिए जो वस्तु की सही जानकारी देता हो, ठीक है। चौथा है लेबल में सही सूचना प्रदर्शित होना चाहिए, जो उसमें है इंग्रेडिएंट्स वही बताना चाहिए, ठीक है। और पांचवा लेबल की पैकिंग साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए। लेबल जो है साफ सुथरा और स्पष्ट यानी क्लियर होना चाहिए दिखने में। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, माता को किन किन खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। माँ को क्या खाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो माता को विभिन्न खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, अलग अलग खाद्य पदार्थों का, जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि अनाज, इससे माता को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अनाज से माता को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आटा, चावल, चना इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। और दाल, माता को अपने भोजन में विभिन्न दालों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग तरह के दालों का, ठीक है, जैसे अरहर, मूंग, मसूर तथा चना दाल इत्यादि। और क्या खाना चाहिए माता को, सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है। माता को हरी पत्तेदार सब्जियों तथा जड़ वाली सब्जियों का उपयोग अधिक करने चाहिए, जैसे पालक का साग, भिंडी, परवल माने वो पटल, और लौकी, गाजर तथा मूली का प्रयोग करना चाहिए। और माता को समुचित मात्रा में प्रोटीन और कैलोरीज प्राप्त करने के लिए ऐसे भोजन करना चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज हो, उसको प्राप्त करने के लिए समुचित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, है ना। और पांचवा है गुड़ और चीनी का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए माता को। तो माता को क्या क्या चीज़ का प्रयोग करना चाहिए अधिक, अनाज, दाल, सब्जी, है ना, और ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज हो, और गुड़ चीनी का भी उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और माता को क्या खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, रसदार फलों का उपयोग करना चाहिए, सूखे सड़े फल नहीं खाने का, और समय समय पर गाय के दूध का भी सेवन करना चाहिए माता को, ठीक है। अब देखो रंग व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, कलर्स जो होते हैं वो पर्सनालिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रंगों से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरी छाप पड़ता है, ठीक है। उनसे आपको खुशी, दुख, उदासीनता, आदर, गांधीर्य का भरपूर अनुभव हो जाता है। आप रंग की किसी व्यक्ति विशेष से तुलना करते हैं, हो सकता है आपने अपना परिधान किसी विशेष अवसर पर पहना हो, भरपूर आनंद उठाया हो, आप उस परिधान को अपना सबसे भाग्यवान और रंग को अपना पसंदीदा रंग कहेंगे, है ना। जब कोई कलर पहन के हम लोग निकलते काम बन जाता है तो ऐसा क्यों लगता है कि अरे ये कलर तो मेरे लिए लकी हो गया, है ना। देखो रंगों का मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी ऑफ कलर। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि रंगों का भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पीला रंग खुशी, आत्मीयता, रूह पहलापन का उदाहरण है। फिर लाल रंग जो है मनोविज्ञान में से उत्तेजक, जिंदा दिला, रोमांचक का कहा गया है। फिर नारंगी जो है प्रसन्न, चित्त, हर्ष युक्त को दिखाता है। और हरा जो है मैत्रीपूर्ण, हर्षित, शांति देने वाला का संदेश देता है। नीला है गंभीर, शांत, चुपचाप, ठहरा हुआ, ठीक है। जामुनी क्या संकेत देता है, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, वैभवशाली। और सफेद साफ, स्वच्छ, विकार रहित। काला प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली। क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा के साथ कौन सा रंग जुड़ा है, लाल बत्ती ठहरने का, जबकि हरी बत्ती चलने का संकेत देती है। तो रंगों का भी अपना मनोविज्ञान होता है, जिससे रंग बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। अब देखो परिधानों में रंगों का क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स इन क्लोथ्स। रंग का महत्व प्रत्येक विषय में रहा है ना, हर एक सब्जेक्ट में कलर का इंपॉर्टेंस रहा है। ये महत्व रंगों का संवेग से सीधा संबंध होने के कारण होता है, ठीक है। तो रंगों के उचित चयन द्वारा व्यक्तित्व के शालीन, चंचल आदि भाव आसानी से दर्शाए जा सकते हैं। रंगों का चयन करते समय निम्नलिखित तत्वों के प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हर कलर हर इंसान को नहीं करना चाहिए। रंगों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, पहला है आयु यानी एज, दूसरा है त्वचा का रंग, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। यदि काला व्यक्ति को काला कपड़ा पहनाएंगे तो कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। तो इसी तरह देखो आकृति, फिगर, है ना, और स्वभाव, नेचर के हिसाब से भी कलर का चुनाव करना चाहिए, फिगर के हिसाब से भी, और अवसर यानी ओकेशन के हिसाब से भी रंगों का चयन करना चाहिए। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के हिसाब से भी कलर का चुनाव होता है, और फैशन के हिसाब से भी। रंगों के उपलब्ध विभिन्न शेड में से हम सभी को कोई ना कोई शेड अपनी तरफ रुचि भाव व्यक्तित्व के अनुरूप मिल ही जाता है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों को घर पर धोने के चरण लिखिए। घर पे कपड़ा जो धुलाई होता है उसका क्या स्टेप्स है। जनरल स्टेप्स ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। वस्त्रों की धुलाई के सामान्य चरण क्या है,
मैला होने पर वस्त्रों को शीघ्र धोना चाहिए, विशेषकर त्वचा के संपर्क में आने वाले वस्त्रों को हर बार पहनने के पश्चात धोना चाहिए। ठीक है, ऐसे कपड़े जिसको हम लोग पहनते हैं उसको हम लोग को हर बार जब भी पहने उसके बाद धो देना चाहिए, और मैला होने पर कपड़ों को जल्दी धो देना चाहिए। ठीक है, मैले वस्त्रों को दोबारा पहनने से उनमें उपस्थित मैल कपड़े पर जम जाती है और फिर उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे गंदा कपड़ा को रख दिए, धोए नहीं, फिर उसको पहन लिया तो उसका मैल जो और जम जाएगा और फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा कपड़ा द्वारा सोखा पसीना भी उसके रेशों को क्षति पहुंचाता है। पहना हुआ कपड़ा में पसीना लगा होता है, उसको ऐसे रख देंगे तो वो कपड़े के रेशों को भी क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। मैले वस्त्र को उतारकर किसी एक जगह पर टोकरी अथवा थैले में डालकर रखना चाहिए। ठीक है, मैला कपड़ा जो है उसको इधर उधर नहीं रखना चाहिए, एक जगह पे अलग से टोकरी या थैला में डालकर रखना चाहिए। मैला कपड़ा जो है वस्त्र उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा धोते समय इकट्ठा करने में परेशानी होती है और समय भी लगता है। तो जो मैले कपड़े उसको एक जगह रखना चाहिए ताकि धोते वक्त हम लोग को तुरंत मिल जाए, खोलने में समय ना गवाए। धोने से पहले कपड़ों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग कर लेना चाहिए, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ों को अलग अलग विधि द्वारा धोया जाता है। हर अलग अलग प्रकार के कपड़ों को अलग अलग तरीके से धोया जाता है। इसी प्रकार सफ़ेद रंगीन कपड़ों को भी अलग अलग आवश्यक है, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत रंग भी निकलता है तो कपड़े खराब हो सकते हैं। मान लो सफ़ेद रंग का कपड़ा और दूसरे रंग का कपड़ा, लाल, ब्लू, ये सब हम लोग एक साथ धोएंगे तो कलर अगर निकला तो सफ़ेद वाला कपड़ा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए रंगों के हिसाब से भी धोना चाहिए कपड़ों को। और धोने से पहले फटे कपड़ों की मरम्मत कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो कपड़े फट गए उसका मरम्मत कर लो, सिलाई कर लो, तथा उन पर लगे हुए धब्बों को दूर कर लेना चाहिए। जो धब्बा लगा हुआ है ज़्यादा उसको पहले क्लीन कर लो, उसके बाद एक धोना है। फिर धोने के लिए वस्त्र के कपड़े की प्रकृति के अनुरूप साबुन अथवा डिटर्जेंट का चयन करना चाहिए। ठीक है, कपड़ा का जो प्रकृति है, टाइप है, उसके हिसाब से साबुन या सरफ हम लोग को चूज़ करना चाहिए। छठा पॉइंट है, वस्त्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली अन्य सामग्री का चयन भी कर लेना चाहिए, जैसे रेशमी वस्त्र के लिए सिरका, गोंद आदि। ठीक है, सातवां पॉइंट देखो क्या है, वस्त्रों को धोने से पूर्व धोने के लिए प्रयोग में आने वाले सभी सामान को एकत्रित कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रश, साबुन, ये सब चीज़ें है, थापी, तो सब चीज़ को हम लोग को एक जगह कर लेना चाहिए। वस्त्रों की प्रकृति के अनुरूप धोने में सही विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखते हो आप लोग बाजार से कपड़ा लाते हैं तो उसके पीछे बैक साइड में लिखा होता है गर्दन की तरफ कि इसको धोने का है, हैंड वॉश है कि क्या मशीन वॉश, उसमें लिखा होता है ना। तो वस्तु की प्रकृति के अनुरूप जैसा वो है उस हिसाब से सही मेथड का, विधि का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ कपड़े जैसे रेशम अधिक रगड़ सहन नहीं कर पाते, अतः इन्हें हाथों के कोमल दबाव से ही धोना चाहिए। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, आप रेडीमेड पोशाक खरीदना क्यों उचित समझते हैं? रेडीमेड कपड़ा खरीदना क्यों हम लोग सही समझते हैं, ये पूछा है। ठीक है, हम रेडीमेड पोशाक खरीदना निम्नलिखित कारणों से उचित समझते हैं। पहला तो है रेडीमेड पोशाक सिले सिलाए होते हैं ना, सिलाने का जरूरत नहीं है, इसलिए कपड़ों की सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है कि सिलाई नहीं कराने से पैसे और समय की भी बचत हो जाती है। तीसरा है सिले सिलाए वस्त्र अपनी मनपसंद के खरीदे जा सकते हैं। चौथा है रेडीमेड पोशाक का चयन करते समय अपनी मनपसंद के रंगों को अपनाकर उसे खरीद सकते हैं। पांचवा है रेडीमेड पोशाक अधिकतर उचित मूल्य में बाजार में उपलब्ध रहते हैं, इससे हम अपनी मनपसंद के रेडीमेड वस्त्र खरीद सकते हैं। छठा है रेडीमेड वस्त्र अधिकतर नए फैशन के होते हैं, जिसमें आधुनिकता का रंग चढ़ा रहता है। नए फैशन के वस्त्र खरीदकर हम संतुलित हो जाते हैं ना। और सातवां पॉइंट है कि रेडीमेड वस्त्र किसी भी समय दुकान में उपलब्ध रहते हैं, इसलिए किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार उसे खरीदा जा सकता है। और रेडीमेड पोशाक शरीर के आकार और प्रकार के अनुसार उपयुक्त होते हैं। रेडीमेड पोशाक का मूल्य भी वाजिब रहता है, जिसे हम खरीद कर पहन सकते हैं। आजकल कपड़ा सिलाकर पहनना ज़्यादा महंगा हो गया है। अब देखो 19वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19। साबुन और डिटर्जेंट के लाभ और हानियां लिखे। साबुन और डिटर्जेंट का क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, दोनों पूछा है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से साबुन जो है वसी अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। यह सोडियम एसीटेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम परसमटेट के रूप में पाए जाते हैं। ये कठोर जल के साथ पर्याप्त झाग नहीं उत्पन्न करते हैं, यानी कि कठोर जब जल हो तो फिर इसके साथ झाग सही से उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट की रासायनिक संरचना सोडियम लोच सल्फेट अथवा सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। यह कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग देते हैं। इनके लाभ व हानियां निम्नलिखित है।
देखो साबुन जो है वो कठोर जल के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं उत्पन्न करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो कठोर जल के साथ भी पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं। अब देखो साबुन के क्या लाभ और हानियां हैं साबुन और डिटर्जेंट के। रासायनिक रूप में साबुन जो है वसी अम्लों के सोडियम लवण होते हैं और डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, सोडियम लैटल सल्फेट। देखो साबुन का दूसरा पॉइंट है ये कठोर जल के साथ पर्याप्त झाग नहीं देते हैं, है ना। साबुन जो है कठोर जल के साथ पर्याप्त झाग नहीं देते हैं। और डिटर्जेंट जो होते हैं ये कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग देते हैं। साबुन त्वचा को अधिक संक्षारित यानी प्रभावित करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट त्वचा को कम संक्षारित यानी प्रभावित करते हैं। और साबुन वस्त्रों के तानों यानी रेशों में जम जाते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट जो है वस्त्रों के रेशे में जमते नहीं है। पांचवा पॉइंट देखो ये जैव विघटीय होते हैं, साबुन जैव विघटीय होते हैं और डिटर्जेंट जो है जैव विघटीय नहीं होते हैं। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है। आपके बाजार से सरसों का तेल खरीदा है, आपने बाजार से सरसों का तेल खरीदा है जिसमें प्राकृतिक सुगंध नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है। जिसमें नेचुरल जो सेंट नहीं है सरसों के तेल में जो आपने बाजार से खरीदा, इसका क्या कारण हो सकता है। इसके सेवन से स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। ठीक है, आप मान लो कि आपने बाजार से सरसों तेल खरीदा जिसमें नेचुरल सेंट प्राकृतिक सुगंध नहीं है, तो इसका क्या कारण है, क्या वजह हो सकता है और इसका सेवन से, इसका इस्तेमाल से क्या खराब प्रभाव हो सकता है, क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। देखो बाजार से खरीदा गया वो सरसों का तेल जिसकी प्राकृतिक सुगंध नहीं है, आर्जिमोन के तेल से अपमिश्रित यानी मिलावटी हो सकता है। आर्जिमोन का तेल से मिलाकर उसे मिलावटी बनाकर बेचा गया होगा। इस तेल को आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीला या कटीला धतूरा नामक जंगली पौधे के बीजों से निकाला जाता है। आर्जिमोन का जो तेल होता है, इस तेल को आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीला या कटीला धतूरा नामक जंगली पौधों के बीजों से निकाला जाता है। सरसों तेल में इसकी मिलावट की जांच करने के लिए निम्न सरल परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, सरसों तेल में इसका मिलावट है कि नहीं, आर्जिमोना मैक्सिकाना तेल का, इसका जांच के लिए हम लोग क्या परीक्षण कर सकते हैं। देखो, एक परखनली में 10 ml 10 मिलीलीटर मिलावट युक्त अपमिश्रित तेल लेना है। ठीक है, जो मिलावटी तेल है उसको 10 ml एक परखनली में लेना है। इसे गर्म करके रंगहीन व पारदर्शक बनाना है। गर्म करोगे तो वो रंगहीन कलरलेस हो जाएगा और पारदर्शक हो जाएगा, माने ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिखेगा आर पार। फिर इसमें कुछ बूंदे सांद्र नाइट्रिक अम्ल की डालें। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, इसमें न्यूट्रल नाइट्रिक एसिड को डालना है। यदि भूरा या लाल रंग आता है तो तेल मिलावटी है, समझे। तो सबसे पहले क्या करना है, सरसों तेल को गर्म करके इसको कलरलेस और ट्रांसपेरेंट बना देना है, रंगहीन और पारदर्शक। इसके बाद इसमें कुछ बूंद सांद्र नाइट्रिक अम्ल का डालना है और अगर भूरा या लाल रंग का हो जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालने के बाद, तो ये तेल मिलावटी है, इसमें आर्जिमोन का तेल मिलाया गया है। इसका सेवन करने पर आमाशय वातों में बड़े बड़े अल्सर हो सकते हैं और अल्सर तो आप जानते ही, अल्सर कितने घातक होते हैं, आगे चलकर ये कैंसर का रूप ले लेते हैं जो कई बार घातक भी हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, बचत के क्या लाभ है, सेविंग करने से क्या फायदा होता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में, जैसे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी इत्यादि, इन सब में बहुत ही लाभदायी होता है अगर हम लोग बचत करके रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं। तो स्कूल का जो एजुकेशन है बच्चों का और हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी जो है, मैरिज, इसके लिए बचत का पैसा काम आता है ना। सेकंड देखो क्या फायदा है, आपातकालीन स्थितियों के लिए जो असामाजिक व आकस्मिक होती है, धन की या बचत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो कोरोना वायरस आया, सबका जॉब छूट गया, तो जो सेविंग्स है उसी में से खा रहे हैं ना। तो आपातकालीन स्थिति या असामाजिक आकस्मिक होती है, तो जो असामाजिक व आकस्मिक होती है तो धन की बचत की आवश्यकता होती है। थर्ड देखो क्या पॉइंट है, सुरक्षित भविष्य के लिए विशेषकर नौकरी से निवृत्त या वृद्धावस्था में सुखद जीवन यापन के लिए अधिकतर लोग बचत करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो बूढ़े हो गए, नौकरी से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, बूढ़े हो गए, तो उसमें अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अधिकतर लोग बचत करते हैं। बचत का ये भी फायदा है। और देखो जीवन का स्तर ऊंचा रखने के लिए, जैसे कार, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर इत्यादि
लगातार बचत करके ये वस्तु खरीदी जा सकती है ना। इनकम से खरीदेंगे तो पूरा 1 महीना का पेमेंट लग जाएगा एक चीज़ खरीदने में, एक फ्रिज खरीदने में, है ना। तो इसलिए अगर बचत करेंगे, सेविंग करेंगे, तो हम लोग का लाइफ स्टाइल जो है हाई लेवल का होता है, उच्च स्तर का होता है। जैसे कार, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, AC वगैरह हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स के पैसे से लेते हैं ना। तो लगातार बचत करते रहते हैं और जब वो अमाउंट बड़ा हो जाता है तो हम लोग अपना ज़रूरत का कुछ सामान ले लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न है, विभिन्न बीमा पॉलिसियों का संक्षेप में वर्णन करें। माने अलग अलग जो बीमा पॉलिसीज होते हैं उसका संक्षेप में वर्णन करने बोला है। ठीक है, विभिन्न बीमा पॉलिसी निम्नलिखित है। पहला है आजीवन बीमा पत्र। यह बीमा पूरे जीवन काल का होता है। इसमें बीमित रकम का भुगतान बीमित की मृत्यु के बाद होता है। ठीक है, आजीवन बीमा पत्र क्या है, ये पूरे जिंदगी के लिए होता है। इसमें जो रकम जमा किया जाता है उसका भुगतान जिसके नाम से ये रकम जमा किया जाता है उसकी मृत्यु के बाद होता है। इसके भेद है क्या क्या है, साधारण आजीवन बीमा पत्र, दूसरा है सीमित भुगतान बीमा पत्र, तीसरा है परिवर्तन बीमा पत्र और चौथा है विशेष आजीवन बीमा पत्र। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिसी देखिए क्या है, दूसरा प्रकार का, दूसरा बंदोबस्ती बीमा पत्र। बंदोबस्ती बीमा पत्र क्या है, यह एक निश्चित समय के लिए कराया जाता है। इसमें बीमित रकम मतलब जिसके नाम से बीमा है उसका रकम का भुगतान अवधि बीतने पर या अवधि के पूर्व बीमित का मृत्यु होने पर होता है। बंदोबस्ती बीमा पत्र जो है ये एक निश्चित समय के लिए होता है और इसमें जिसके नाम से बीमा है उसको भुगतान उसके मृत्यु के बाद या फिर बीमा का जो अवधि होता है जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी अवधि का हो वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इसको मिलता है। दुगुना बीमा पत्र, इसका देखिए इसके क्या क्या भेद है बंदोबस्ती बीमा पत्र का। पहला है दुगुना बीमा पत्र, दूसरा है शुद्ध बीमा पत्र, तीसरा है विलंबित बंदोबस्ती बीमा पत्र और चौथा है संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा पत्र। ठीक है, थर्ड देखो बीमा का क्या इसमें है, इंश्योरेंस का अवधि बीमा पत्र एक प्रकार का इंश्योरेंस है। इसमें प्रायः सीमित अवधि बीमा कराया जाता है। ठीक है, यानी सीमित अवधि के लिए बीमा कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है। इसलिए बीमा की अवधि भी बीमित की यानी जिसके नाम से बीमा कराया गया है कि मृत्यु होने पर बीमित धन का भुगतान होता है। ठीक है, यानी अगर बीमा जिसके नाम पे है उसकी मृत्यु हो जाती है तब अवधि बीमा पत्र का जो रकम है उसका भुगतान किया जाता है, जीवित रहने पर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके भेद है परिवर्तन अवधि बीमा पत्र और हासिल बीमा पत्र और नवकरणीय अवधि बीमा पत्र। बीमा विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा तथा मोटर बीमा इत्यादि। इन सभी प्रकार के बीमा में विभिन्न बीमा पत्रों का प्रचलन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, जीवन बीमा और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के क्या लाभ तथा हानियां वर्णन करें। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, इसमें निवेश करने का क्या फायदा है क्या तथा क्या नुकसान है ये पूछा है। और पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्टमेंट का निवेश करने का क्या फायदा और नुकसान है। तो देखो जीवन बीमा जो है, जीवन बीमा जो है अनिवार्य बचत करने का एक उत्तम साधन है। इसके अंतर्गत बीमादार अपनी आय में से कुछ बचत करके अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक धन विनियोजित करता है। अवधि पूरी होने पर बीमादार को जमा धन और उस पर अर्जित बोनस प्राप्त होता है। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यदि बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो बीमादार द्वारा नामांकित व्यक्ति को बीमे की पूरी राशि बोनस सहित मिल जाती है। इसलिए यह योजना जोखिम उठाती है, रिस्क लेती है और अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देती है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये अनिवार्य यानी कंपलसरी सेविंग्स करने का एक सही साधन है, उत्तम साधन है। इसमें बीमा जिसके नाम पर होता है वो अपने आय में से कुछ बचत करके कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करता है ना, एक निश्चित अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करता है और अवधि पूरी होने पर जैसे वो पीरियड पूरा हो जाता है, पीरियड पूरा होते ही जिसके नाम पर बीमा है यानी बीमादार को जमा धन और उस पर प्राप्त किया हुआ बोनस भी मिल जाता है। और इस योजना की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यदि बीमा कराने वाला यानी बीमादार की आकस्मिक मृत्यु, अचानक मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए तो जिसके नाम से बीमा है उसका नॉमिनी को व्यक्ति के बीमे की पूरी राशि और बोनस के साथ मिल जाती है। इसलिए ये योजना जोखिम उठाती है और अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देती है। जीवन बीमा को देखिए क्या क्या लाभ है।
जीवन बीमा में बीमादार जीवन बीमा को निम्न लाभों के कारण अपनाता है। परिवार संरक्षण, जीवन बीमा का देखो क्या क्या फायदे हैं। परिवार संरक्षण, फैमिली प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य बीमादार के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मिलता है इससे, विशेष तौर पर, खास तौर पर जब बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि LIC जो होता है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें अगर बीमादार मर जाए, मृत्यु हो जाए उसकी अचानक, तो उसके परिवार को उसको आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है, इसलिए परिवार संरक्षण के लिए ये फायदेमंद है। दूसरा है वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता हेतु, यानी बुढ़ापे में इकोनॉमिकल हेल्प की वजह से, इकोनॉमिक हेल्प इन ओल्ड एज, ठीक है। अवकाश प्राप्ति या वृद्धावस्था में इस योजना से प्राप्त धन का विनियोजन कर ब्याज इत्यादि से बीमादार आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ठीक है। यानी बुढ़ापे में इस योजना से अगर पैसा जो मिलेगा, मोटा रकम मिलता है, तो उसको हम फिर से वो इन्वेस्टमेंट करके उसका इंटरेस्ट लेके अपना आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकता है, अपना खर्च चला सकता है अपने इंडिपेंडेंट। बच्चों की शिक्षा या विवाह हेतु, बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही फायदेमंद होता है। फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, इस योजना में लगाया गया धन बच्चों को बड़ा होने पर उनकी शिक्षा एवं विवाह हेतु, माने उसकी पढ़ाई और शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हो जाता है। संपत्ति कर की व्यवस्था होती है LIC से। फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, बीमादार की मृत्यु के बाद संपत्ति कर देने के लिए बीमा योजना द्वारा मिला धन राहत देता है ना। प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो देने के लिए इंश्योरेंस का जो पैसा है वो काम आता है। आयकर में छूट, रिलीफ इन इनकम टैक्स, बीमादार अपनी आय का जो अंश बीमा योजना पॉलिसी की किस्त चुकाने के लिए देता है, उस पर उसे आयकर में छूट भी मिलती है, यानी इनकम टैक्स में उसे छूट मिलती है। अब देखो डाकघर बचत क्या है, उसका क्या फ़ायदा है। डाकघर बचत जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो होता है, बैंक की सुविधा देश के प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंची है, लेकिन डाकघर की सुविधा देश के प्रत्येक राज्य के गांव-गांव में होने के कारण इसका खाता बहुत से लोगों ने खोला है। डाकघर से एक बालिग अवश्य संयुक्त रूप से अपना खाता खुलवा सकते हैं। डाकघर बचत खाते का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी करवाया जा सकता है। इस खाते पर ब्याज पर आयकर नहीं देना पड़ता है, यानी कि इस खाते में पैसा जमा करने से, रकम जमा करने से अमाउंट जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। और डाकघर के पोस्ट ऑफिस के नियम संपूर्ण भारत में एक समान है, ठीक है। पूरे इंडिया में यहाँ का पोस्ट ऑफिस का जो रूल है पूरा भारत में एक समान है। खाते की न्यूनतम रकम 5 रुपया है, ठीक है। माने मिनिमम इसका जो अमाउंट है वो 5 रुपया है। ये कम राशि से खोला जा सकता है। देखो बैंक वगैरह में मिनिमम अकाउंट बैलेंस 3,000, 5,000, 10,000 ऐसे होता है, जैसा बैंक वैसा, लेकिन इसमें क्या है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस 5 रुपया। डाकघर में छपे फॉर्म को भरकर कोई भी व्यक्ति या अधिक व्यक्ति खाता 5 रुपये जमा करके खोल सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए अभिभावक यह खाता खुलवा सकते हैं, यानी उनके पेरेंट्स, और जो 18 वर्ष से ऊपर है वो खुद भी खुलवा सकते हैं। डाकघर खाते में चेक की सुविधा दी जाती है। चेकबुक लाने के समय जमा करते हैं खाते में कम से कम 100 रुपया होने चाहिए, ठीक है। अगर चेकबुक लेना है तो जमा करता जो है डिपॉजिटर, उसके खाते में कम से कम 100 रुपये होना चाहिए तथा कभी भी खाते में 50 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। और खाता खोलने पर एक पासबुक भी दिया जाता है डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, जिसमें जमा की गई तथा निकाली गई राशि का पूरा लेखा जोखा होता है, ठीक है। यदि ये पासबुक खो जाती है तो 5 रुपये देकर दूसरी पासबुक ली जा सकती है। 5वां पॉइंट देखो, डाकघर में पैसा बैंक, मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट तथा नकद के रूप में जमा करवाया जा सकता है। डाकघर में पैसा बैंक, मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट और नकद के रूप में भी जमा करवाया जा सकता है। इस खाते की एक खासियत यह है, विशेषता यह है कि मुख्य डाकघर के अधीन जिस डाकघर में खाता खोला गया हो उसके अधीन किसी भी डाकघर में भी पैसा जमा करवाया जा सकता है। यदि किसी उप डाकघर में खाता खोला हो तो मुख्य डाकघर में भी पैसा जमा करवाया जा सकता है, परंतु पैसा केवल उसी डाकघर या उप डाकघर से निकलवाया जा सकता है जहाँ पर खाता खोला गया है, ठीक है। अब देखो डाकघर खाते पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है उसमें वर्तमान ब्याज का दर माने कि इंटरेस्ट रेट जो है 5.5% है, 5.5% है। धन निकलवाते समय निश्चित फॉर्म भरकर पासबुक के साथ डाकघर में दिया जाता है, ठीक है। एक फॉर्म में भरकर कितना पैसा निकाल रहे हैं, सारे डिटेल, नेम वगैरह, अकाउंट नंबर
पासबुक के साथ डाकघर में दिया जाता है। लिपिक फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से मिलान करने पर राशि का भुगतान करता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो ऑफिस में जो होता है काम करने वाला ऑफिस वर्कर, वो आपका सिग्नेचर का मिलान करेगा, सही रहेगा तो पैसा मिलेगा। यदि हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से अलग होगा, भिन्न होगा तो राशि का भुगतान नहीं किया जाता, जब तक कि कोई व्यक्ति जो डाकघर में जमाकर्ता को पहचानता हो गवाही ना दे दे। ठीक है, और खाता खोलने के 3 महीने के बाद खाता किसी भी डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के 3 महीना हो जाता है तो कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24वां प्रश्न है। धन कपड़ों के चयन में एक निर्णायक तत्व है, इस कथन की पुष्टि करे। पैसा, धन, मनी जो है वो कपड़ों के चयन में, मनी चूज करने में, कपड़े चूज करने में एक निर्णायक तत्व है, डिटर्मिनेंट एलिमेंट है, डिटर्मिनेशन एलिमेंट। इस कथन की पुष्टि करे। क्या यह सही है? इसको सही से पुष्टि करे। तो धन कपड़ों के चयन में एक निर्णायक तत्व है, इस कथन पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए धन या रुपए पैसे की आवश्यकता होती है ना। पैसा ही चाहिए हम लोग को खरीदने के लिए, कपड़े की जरूरत पूरा करने के लिए। तो कपड़ों का चयन करके उसे खरीदना एक आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए धन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। कपड़े खरीदने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के कपड़े नहीं मिलेंगे। बिना धन के हम अपनी आवश्यकता के वस्त्र नहीं खरीद सकते, बिना पैसे के हम लोग अपना ज़रूरत का कपड़ा नहीं खरीद सकते। अतः धन कपड़ों के चयन में एक निर्णायक तत्व माना जाता है। ठीक है, इसलिए धन जो है, पैसा कपड़ों के चयन में एक निर्णायक तत्व माना जाता है। सामान्य रूप से उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनरली उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं। पहले है गरीब वर्ग के लोग, दूसरा है मध्यम वर्ग के लोग और तीसरा है अमीर वर्ग के लोग। ठीक है, 3 प्रकार के, गरीब, अमीर और मध्यम वर्ग के लोग। तो गरीब वर्ग के लोगों के पास धन बहुत कम होते हैं, इसीलिए ऐसे वर्ग के लोग कपड़ों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पास पैसे सीमित है और उसी सीमित पैसे से कपड़े खरीदना है। ठीक है, गरीब लोग ध्यान रखते हैं कि उनके पास जितना पैसा है उतने ही पैसे में उनको कपड़ा खरीदना है, तो लिमिटेड उनके पास पैसा होता है। ऐसी हालत में जितना धन उनके पास रहता है, ऐसे वर्ग के लोग अधिकतर बहुत कम मूल्य के वस्त्र खरीदते हैं, बहुत कम मूल्य का सस्ता कपड़ा खरीदते हैं। इसलिए कपड़ों का चयन करते समय धन की भूमिका को ध्यान में रखते हैं, अर्थात जितना धन रहता है उसी के अनुसार वस्त्र खरीदते हैं। अब देखो मिडिल क्लास जो होते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी पैसे का अभाव होता है, कम पैसे की कमी होती है, उनके पास अधिक धन नहीं होता है, इसलिए सीमित धन में मध्यम स्तर के यानी मिडिल लेवल के कपड़े ऐसे लोग खरीदते हैं। उनके पास जितने पैसे रहते हैं उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग कपड़ों का चयन करते हैं, अपने वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, रिच क्लास, वे लोग, उन लोगों के पास धन की अधिकता रहती है, कमी नहीं होती है, इसीलिए अधिकतर महंगे वस्त्रों का चयन करके उसे खरीदते हैं। ठीक है, अमीर वर्ग जो होते हैं, रिच क्लास के लोग, वो लोग ज़्यादातर महंगे कपड़ों का चयन करते हैं और उसको खरीदते हैं। ऐसे वर्ग के लोग यानी अमीर लोग जो होते हैं, अधिकतर फैशन परस्त होते हैं, यानी फैशनेबल कपड़े खरीदते हैं, इसलिए ऐसे वर्ग के लोग अधिकतर नए नए फैशन के डिज़ाइन वाले कपड़ों का चयन करके उसे खरीदते हैं। इस प्रकार कपड़ों के चयन और उसकी खरीदारी के संबंध में धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, कपड़ों का जो चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ ड्रेस, और इसकी खरीदारी, दोनों के संबंध में धन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यह कथन बिल्कुल सही है कि धन कपड़ों के चयन में एक निर्णायक तत्व है। क्लियर है? सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।